हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबके साथ आए हैं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास लेकर। और ये क्लास फिर से लास्ट क्लास की तरह सीजीएल स्पेशल क्लास है। ये जो सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस हार्ड लेवल के सवाल जहां पूछे जाते हैं, एसएससी का वो सेक्शन जहां पे सबसे टफ सवाल पूछे जाते हैं, उसी का क्लास है ये। तो जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए और जो भी दिक्कतें होती है आप शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए किस तरह का और क्लास चाहिए। क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जहां पे हमारे पास बहुत कम सवाल बचे हैं, बहुत कम चीजें बचे आपको देने के लिए। लगभग मैंने सब कुछ दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास का। इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देखिए, इसको पढ़िए और देखिए फिर हम इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं आप सीखिए यहाँ से। देखिए जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद बोल रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर क्या है? लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम डेटा ले रहे हैं। मेरे पास डेटा होता नहीं है। तो 12 वस्तुओं की लागत मूल्य मतलब 12 वस्तुओं का सीपी दिया हुआ है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बात और कह रखी है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दिया गया 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। और हमसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर कितना होगा। सवाल बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डेटा कुछ इस तरीके से है कि आप इसको मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे, तभी आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। अब देखिए क्या करना है आपको। आप यहां से इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, 3 और 4 कर दे, तो आप कह सकते हैं कि सर 3 हो गया सीपी और एसपी कितना हो गया 4। बड़े अच्छे समझिएगा। इसको यहां से छोटा कर दे 1 और इसको 2 कर दे, तो कहेंगे सर डिस्काउंट हो गया हमारा 1 और प्रॉफिट हो गया 2 का। हम इस डेटा को मैच अप कराते हैं। तो आप मुझे बताइए, कोई भी आदमी 3 में खरीद के 4 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का। लेकिन यहां से प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 2 का। मतलब इसको करेंगे 6 और इसको करेंगे 8। अब हम कहेंगे कि जो सामान 6 रुपया में खरीदा गया था, इसको 2 रुपया लाभ पे 8 रुपया में बेचा गया है। देखिएगा 8 रुपया में बेचा गया, 2 रुपया लाभ पे, 2 रुपया का लाभ है। ये सीपी हो गया, ये एसपी की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने है कि 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। 1 माइनस किया गया, मतलब यहाँ पे 9 रहा होगा। एमपी मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। अंकित मूल्य कितना? 9। तो आप मुझे बताइए 9 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 1/9 गुने 100। और प्रॉफिट कितना हो गया? 6 पे 2 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2/6 मतलब 1/3 या फिर कहे 3/9। हमें इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर के लिए हम क्या कर ले रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं, मॉड लगा दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव में लेंगे। तो 2/9 का अंतर आ गया। परसेंट में दोनों को बदल देंगे तो 100 से ही तो गुना होगा, इसलिए मैंने 100 से गुना नहीं किया। और लास्ट में 100 से गुना किया तो आ गया 22.2/9% का क्या गया? लाभ प्रतिशत और जो छूट प्रतिशत है उसका अंतर। क्लियर है? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा में से छोटा ही घटाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ये लिख लिया था, बाद में लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेकेंड सवाल देखिए क्या कह रहा है। मैंने 1 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदे। 1 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदे हैं। मैं अपने पास 1/5 भाग रख लिया हूं और 1 रुपया में 3 की दर से शेष को बेच दिया हूं, तो 1 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितने का होता है? 1 रुपये का। तो पूछा गया है कि कितने संतरे मेरे पास थे, मैंने कितने संतरे खरीदे थे। 1/5 भाग ही बेच रहा संतरा का। तो मैं बोल रहा हूं कि जितना भी संतरा को हम कुछ मान लेते हैं अपने मन से, कितने संतरे खरीदे थे। तो संतरा का हिसाब 4 का होना चाहिए, 4 से कटने वाला, ताकि गुना करके मैं बता सकूं कितना रुपया। 3 से कटने वाला 4 3, और साथ में 1/5 उसका निकालना है, तो 5 से भी कटने वाला, तो 4 गुने 5 गुने 3। इसको मैंने मान लिया टोटल संतरे कितने थे? 4 × 12 = 60। 60 संतरे मेरे पास थे, ये मैंने मान लिया है। अब हम बता रहे हैं कि 60 संतरे हमने खरीदे थे, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? तो इसको 60 संतरा बनाने के लिए 15 से गुना करेंगे तो 15 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, बेचे कितने हमने थे? तो कहेंगे सर जितना भी संतरा था उसका 1/5 हमने रख लिए थे, तो इसका 1/5 मतलब कितना होता है? 12। मतलब 12 रख लिए थे तो 4/5 बेचेंगे, मतलब 48। तो 16 से गुना करेंगे, मतलब 16 रुपया हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 15 रुपया क्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हो गया? 1 रुपये का। ध्यान से देखिएगा, 1 रुपये का सवाल भी कर रहा है, 1 रुपये का ही लाभ है। मतलब 1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 60 की वैल्यू कितनी रहेगी? 60 रहेगी। इसका मतलब हमारे पास कितने संतरे थे? 60 संतरे थे।
कुल कितने संतरे खरीदे गए थे? 60। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा नंबर सवाल जो है कह रहा है 16 सेव का क्रय मूल्य 10 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है और 6 आमों का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 1 सेव 1 संतरा और 1 आम का क्रय मूल्य 1:1:2 है तो 1 सेव 2 संतरा और 2 आम के विक्रय मूल्य पर शुद्ध लाभ कितना होता है? कितना है टोटल लाभ कितना है? सबसे पहले लेते हैं सेव के बारे में बात कर रहा है तो चलिए सेव ले लेते हैं। इसके बाद संतरा की बात हो रही है और इसके बाद किस चीज की बात हुई है? आम की बात हुई है। 3 टाइप के फल हैं। मैं डायरेक्टली यहां सवाल से कर रहा हूं 16 सेव का क्रय मूल्य 10 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 सेव का क्रय मूल्य 10 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम यहां से क्या बोलेंगे? सीपी कितना हो गया? तो कहेंगे सर 10 और एसपी कितना हो गया? 16। अब यहां से मैं इसको काट दिया हूं। अब इसी तरीके से आगे मैं संतरा के लिए भी कर रहा हूं। संतरा के लिए हम बात कर रहे हैं तो संतरा में बोला 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये हो जाएगा एसपी 12 और सीपी हो जाएगा 16। 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे बात कर रहे हैं 6 आम का क्रय मूल्य। 6 आम का क्रय मूल्य जो है मतलब क्रय मूल्य 6 आम का है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 और 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 4। आगे बोल रहा है कि 1 संतरा और 1 सेव और 1 आम सबका जो रेशियो है इसका क्रय मूल्य का रेशियो 1 है, इसका 1 है और इसका 2 है। क्रय मूल्य का अनुपात तो क्रय मूल्य का अनुपात हम इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। इसको 5 कर दे रहे हैं, इसको 8 कर दे रहे हैं, इसको 4 कर दे रहे हैं, इसको 3 कर दे रहे हैं, इसको 2 और इसको 3 कर दे रहे हैं। तो देखिए इसको 20 बना दे रहे हैं हम तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा 32। इसको 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा 15। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ले रहे हैं सबका। इसका 40 होना चाहिए, इसका 1 और इसका 2 है तो इसका क्रय मूल्य 20 है, इसका 20 है तो इसका 40 होना चाहिए। तो इसको 20 से गुना करेंगे 40 और 20 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 40 और 60 हो गया है। अब आपको 1 सेव लेना है, उसके बाद 2 संतरा लेना है और 2 क्या लेना है? आम लेना है। और इस पे आपसे पूछ रहा है क्या? कुल लाभ या हानि कितना होता है? कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ ही पूछ रहा है एक्चुअली क्योंकि सब पे लाभ हो रहा है। नहीं, यहाँ पे हानि है, यहाँ लाभ है, यहाँ लाभ है। तो चलिए बताते हैं। तो आप मुझे बताइए 1 पे यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है? तो कहेंगे सर 1 पे 12 का लाभ हो रहा है तो ये हमारा लाभ हो गया। यहाँ 1 पे कितने का हानि? 5 का। तो 2 पे कितने का हानि? तो 10 का। देखते जाइएगा यहाँ पे 1 पे 20 का लाभ तो 2 पे कितने का लाभ? 40 का। अच्छा, अब मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 सेब का क्रय मूल्य कितना है? 20। 2 संतरे का क्रय मूल्य तो कहेंगे 1 का 20 तो 2 का 40। अब 2 आम का क्रय मूल्य तो 1 का 40 तो 2 का 80 और ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 40 और 2 42। मतलब हमारे सामने जो लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो लाभ आ गया 42 और बटा में नीचे जोड़ लीजिए 140 और गुना कर देंगे 100 से और हमारा आ जाएगा कितना प्रतिशत? तो 14 से 3 बार में कटा और ये 30% हमारा क्या हो गया? कुल मिलाकर लाभ हो गया। सवाल जो भी है अच्छे लेवल के सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कहने का मतलब सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा इन द सेंस की सीजीएल लेवल है, मेंस लेवल तक सवाल है यहाँ पे। तो सीजीएल वालों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा अपने आप को इस चीज के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माल के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताएं। यदि 2 सेल्समैन जो प्रत्येक 16.25% लाभ कमाने का दावा करता है, एक इसकी गणना लागत मूल्य पर करते हैं जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर। अर्जित मुनाफे में अंतर 585 रुपये है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात 3 और 5 है। ठीक है, तो बताइए कि हो क्या रहा है। तो कह रहे हैं दोनों जो 2 सेल्समैन हैं दोनों मिलकर 16.25% का लाभ बोलते हैं कि मुझे हुआ है, लेकिन एक गणना ये मतलब कैलकुलेट किस पे करता है? तो कहेंगे एक क्रय मूल्य पे करता है जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पे करता है। तो आप मुझे बताइए 16.25% को अगर बटा में लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 16.1/4% और इसको कह देंगे 65/400। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसका मतलब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 5 से काटेंगे तो 80। अब यहाँ पे बात क्या आती है, मैंने बोला था इस तरह के सवाल में राउंडिंग नहीं करना है। तो यहां पे बताइए कि पहले वाले के लिए बात करता हूं। पहले 2 आदमी है, पहला है
चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहला का और यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा का। तो पहला का जो सीपी है, एसपी है और जो प्रॉफिट है इसको लेते हैं। तो पहला तो गणना किस पे किया, क्रैमुल पे, मतलब 80 रुपया में खरीद कर कितने का लाभ कमाया है, 13 का। तो बेचा कितने में होगा, तो कहेंगे सर 93 में। दूसरा विक्रैमुल पे गणना किया तो 80 रुपया में बेचा है, जबकि उसको 13 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, तो कहेंगे 67 रुपए में। क्लियर है? आपको याद रहे इस तरह के सवाल में आपको गुना भी नहीं कर लेना है, इसके सबसे पहले हम गुना ही कर बैठे नहीं। आगे बोल रहा है कि दोनों का जो विक्रैमुल है उसका अनुपात 3 और 5 है। यहाँ पे विक्रैमुल और यहाँ पे विक्रैमुल का अनुपात 3 और 5। आपको 3 और 5 अनुपात बनाना, ध्यान रहे कैसे बनाते हैं। यहाँ से 3 मेरे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 31, और यहाँ 5 भी है तो लिख सकते हैं 5 गुने 16। तो इसका मतलब 3 और 5 में है, बस इस दोनों को बराबर कर देना। तो इसको 16 से गुना कर देंगे और इसको किससे गुना कर देंगे, 31 से। इसका मतलब 16 से हम सबको गुना किए हैं, ये भी गुना हुआ, ये भी गुना हुआ, ये भी। आपको क्या कह रहा है कि इसके बाद क्या कह रहा है कि जो लाभ का जो अंतर है 585 रुपया, दोनों के लाभ का जो अंतर है कितना है, 585 रुपया है। इसका मतलब यहां लाभ कितना हो गया, तो 13 गुने 16 लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया, 13 गुने 16, और यहाँ पे लाभ कितना हो गया, 13 गुने 31। तो इसका मतलब अंतर लेंगे तो 13 गुने 31 पहले ले रहा हूं, इसको ज्यादा लाभ हुआ है, और माइनस 13 गुने 16। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए गुना नहीं करना पड़ेगा, आपको 13 कॉमन लेंगे और आ जाएगा लाभ 13 गुना कितना, 15। इतना का लाभ हो गया इसको, जिसका सवाल कर रहा है कितना है, 585 रुपया है। हमसे पूछ रहा दोनों के विक्रैमुल में अंतर, तो विक्रैमुल में अंतर कितना है, तो ध्यान दीजिए 16 16 31 31, मतलब विक्रैमुल में अंतर जो है 16 गुने 31 कॉमन हो गया, और 5 माइनस 3 2 का अंतर है। इतना का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हमें यहां से काटना शुरू करेंगे, तो 15 से काट दे रहे हैं, 5 5 10, 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 4 5, अब 15 नवा 35 से, और 13 से काट देंगे 3। मतलब इसको अगर 3 से गुना कर दिए तो 16 दूनी 32, 32 तिया 96 गुना 31, इतने रुपए का क्या हो गया आपका विक्रैमुल हो गया। इसको गुना कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 तिया 18 27, 2 9 तिया 27 28 29, 2976 रुपए, 2976 रुपए का इसके विक्रैमुल का क्या है, अंतर है, विक्रैमुल का अंतर है। नेक्स्ट सवाल जो है बड़ा अच्छा ही सवाल है, इस सवाल को आप देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसको देखिए। एक किसान ने एक गाय और एक बछड़े को 760 रुपए में बेच दिया। गाय पर 10% और बछड़े पर 25% का मुनाफा मिला उसको। अगर वह गाय और बछड़े को 767 रुपया 50 पैसे में बेचा होता तो गाय पर 25 और बछड़े पर 10% का लाभ मिलता। तो गाय और बछड़े का लागत मूल्य बताना है। गाय पर 10 और बछड़े पर 25% का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि गाय जो खरीदा गया है और यहाँ पे जो बछड़े की बात हुई है, तो गाय पे 10% का लाभ मिला जबकि बछड़े पे 25% का लाभ मिला है। कब, जब बेचा कितने में गया है दोनों को, 760 रुपये में। बाद में बोल रहा है जब 767 रुपया 50 पैसे में बेचा जाता है तो पता चलता है गाय पे 25% का लाभ हो गया और बछड़े पे 10% का लाभ हो गया। अब इस सवाल में कहां आपसे मिस्टेक होगा, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वहां पे आपसे मिस्टेक करवाता है, तो उसको आपको समझना है कि यहाँ पे बहुत तरह का सवाल होता है जहां पे लाभ की बात करती है, यहां भी और यहां भी। यहाँ पे तो लाभ की बात की है, लेकिन ये जो रुपया दिया हुआ है ये लाभ नहीं, ये विक्रैमुल है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसे भी विक्रैमुल में बदलेंगे। मतलब कहेंगे 110% में गाय को बेचा गया और बछड़े को 125% में बेचा गया, तब जाके 760 रुपए का फायदा हो, 760 रुपए उसको हाथ में मिला है। अगर गाय को 125% पे बेचा जाता, बछड़ा को 110% पे बेचा जाता, तब उसके हाथ में इतना रुपया मिलता। अब आप देख रहे होंगे कि ये विक्रैमुल हो गया, क्योंकि सब में मैंने गाय का 25% फायदे पे बेचेंगे तो इसका मतलब 125% पे बेच रहे हैं। गाय को अगर 10% फायदे पे बेचेंगे मतलब 110% पे बेच रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सबको उसी फॉर्मेट में रहने दिया, प्रतिशत में बदल लिया। अब मुझे बताइए यहां से यहां वैल्यू बढ़ रही है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, तो कहेंगे सर यहां से यहां 15 प्लस हुआ है और यहां से यहां 15 क्या हो गया, माइनस हुआ है। जितना प्लस मतलब 15 गाय का प्रतिशत वैल्यू में, मतलब जो भी वैल्यू में बिक रहा था 110% में, अब उसमें 15% बढ़ा के अगर बेच रहे हैं, बदले में बछड़ा का 15% कम करके बेच रहे हैं, तो हमको कुछ ज्यादा रुपया मिल रहा है। वो ज्यादा रुपया है कितना, 7.5 रुपया। मतलब अगर इसको 1% बढ़ाकर गाय को बेचते और बछड़े को 1% कम पर बेचते तो हमें
0.50 रुपीज का फायदा होता। अगर मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए कि गाय को 110% बढ़ाकर इस पे बेच दीजिए, मतलब कितना 110% बढ़ा के बेचेंगे तो इस हिसाब से कहेंगे सर 55 रुपए का हमको और मिलना चाहिए था। इसका मतलब गाय को आप कितने में बेच रहे हैं, 110 बढ़ा देंगे तो 235 में, मतलब गाय कितने में बिकेगा, आप 235% में बिकेगा। और बछड़े पे कितना में, बछड़े को आप कितना में बेच रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो कहेंगे सर बछड़े को तो 125, यहाँ पे 110 बढ़ाए हैं, क्या किए 110 इसको बढ़ा दिए, तो ये भी 110 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही आप 110% इसका बढ़ाएंगे, गाय का जैसे ही 110% आप बढ़ाएंगे तो गाय का दाम हो जाएगा 235%, मतलब आ जाएगा, सिर्फ गाय को बेचा जाएगा 235% पे। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे, 110 माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना यहाँ बढ़ा रहे हैं उतना ही यहाँ माइनस कर रहे हैं, उतना ही यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि उस हिसाब से देखा जा रहा है तो 15% पे 7.5 माइनस हो रहा है, तो 1% पे 0.5, 110% हम इसका पूरा इसको दे देते हैं, मतलब गाय को 235% पे बेचते हैं तो 55 रुपया और मिलेगा। बदले में इसका 110 माइनस करेंगे तो इसको कितने में बेचेंगे, तो कुछ जीरो हो जाएगा, मतलब बछड़ा नहीं बिक रहा है। इसका मतलब यही हुआ, मतलब गाय का 235% जो होगा, जितना आ रहा था 767.50, अब 55 रुपया और मिलेगा, क्योंकि 110% हम गाय में बढ़ाए हैं और बछड़ा में 110 माइनस किए हैं। एक 15 प्लस माइनस पे हमको इतना बढ़ा था, एक प्लस माइनस पे इतना होगा, तो 110 प्लस माइनस मतलब इतना होगा। चूंकि यहाँ बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इतना और बढ़ेगा। इसका मतलब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, चलिए 50 रहने दीजिए, और ये 7 5 12 की 2 बाकी 1, 6 6 12 की 2 बाकी 1, और यहाँ 7 1 8, 822 रुपया 50 पैसा आपको मिल जाएगा, जो कि गाय का 235% है। अगर गाय का 1% आप हमसे 100% डायरेक्टली हमसे पूछेंगे तो 100 से गुना करोगे तो दशमलव घट जाएगा, बचेगा कितना, 822 50 बटा में 235, इसको आप काट लीजिए, 63 और हमको लगता है 350 आना चाहिए। तो ये 350 रुपया गाय की कीमत आ गई है। अब आप बहुत तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। गाय का 350 मतलब गाय को बेचा गया है, खरीदा गया था 350 में, इसी तरीके से इधर से भी करके आप कर सकते हैं सेम पैटर्न को। लेकिन अगर चूंकि एक निकल गया तो आप क्या कीजिए कि 135% जब आपको पता चल गया गाय की कीमत है, 10% बढ़ाकर बेचेंगे, मतलब 35 रुपया बढ़ाकर, तो 385 रुपया में आपकी गाय बिक रही है। इसका मतलब इसमें से अगर 385 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये कितना होगा, तो कहेंगे सर ये तो फिर इसका दाम निकल के आ गया, किसका, बछड़े का। तो बछड़े तो 125% में बेच रहे थे, मतलब 125% की वैल्यू 375, तो 1% की वैल्यू 3 और 100% की वैल्यू 300, मतलब बछड़े की कीमत कितने की निकली, 300 रुपए की, और गाय निकल गई कितने की, 350 रुपए की। कोई कंफ्यूजन रहा, नहीं रहा। यूट्यूब पे पढ़ने का ही फायदा होता है, यूट्यूब पे पढ़ने का ये फायदा होता है, हम सवालों का सोल्यूशन हमें बड़े आराम से मिल जाता है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोल रहा है एक व्यक्ति जो है 20% लाभ पर एक टीवी बेचता है, यदि उसे 20% विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है तो उसे अधिक लाभ होगा। कितना अधिक होगा लाभ, तो क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपये और मिलेगा, यही बात हो रही है। तो टीवी का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, 20% लाभ पर टीवी बेच रहा होगा, मतलब 5 में खरीद कर कितने में बेच रहा होगा, 20% क्या है, लाभ है। इसका मतलब 5 में खरीद कर कितने में बेच रहा होगा, तो कहेंगे सर 6 में बेच रहा होगा। 5 में खरीदा और 6 में बेचा। बोल रहा है कि यदि उसे विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो जाता है, मतलब अगर लाभ उसको कितना मिल रहा है, विक्रय मूल्य जो भी है इसका 20%, मतलब 6 का 20%, अगर इतना लाभ होता है तब वो कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है ना आपको, वो जो पहले लाभ हो रहा था, पहले कितना लाभ हो रहा था, 1 का लाभ हो रहा था, अब कितना लाभ हो रहा है, 1.2 का। तो जो लाभ हो रहा है ये 0.2 ज्यादा हो रहा है, लेकिन सवाल कर रहा है 0.2 नहीं ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो कह रहे हैं क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, क्रय मूल्य का 3%। क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो 5 का 3% और 83 रुपया और आपको मिल रहा है। इसको मुझे बताइए तो 0.15 है, 0.15 प्लस 83 रुपया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे होना चाहिए था 0.2, टोटल जोड़कर कितना होना चाहिए था 0.2। अगर ये 0.15 है, इसका मतलब क्या है, 0.05, 0.05 इधर लाके माइनस भी कर सकते हैं आप, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है।
तो 0.05 की वैल्यू इतनी हमसे क्रैमल पूछ रहा था, तो क्रैमल हमारा कितना यूनिट है, तो कह रहे हैं क्रैमल तो हमारा 5 यूनिट है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे 5 हो जाएगा। इसका मतलब उस सामान की क्रैमल कितनी थी, 8300 थी। क्रैमल कितना रहा था, 8300। 8300 रुपए की वो टीवी थी। गाय से महंगी टीवी बिक रही है, देखिए कितनी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जब एक शर्ट 20% की छूट पर बेचा गया था तो एक व्यक्ति को किसी कारण से 87.5% का लाभ मिलता है। क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि और अंकित मूल्य में 500 की वृद्धि तथा छूट भी 25% हो गई, तब भी व्यक्ति वही लाभ प्रतिशत कमाता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, फाइनल विक्रय मूल्य। आप मुझे बताइए कि कोई भी आदमी अगर 20% की छूट देता होगा और 87.5% का लाभ कमाता होगा, तो 20% की छूट मतलब MRP पे या MP पे 80% पे बेच रहा होगा, और 87.5% लाभ कमा रहा होगा। 87.5% मतलब 7/8, मतलब 8 के सामान को 15 में बेच रहा होगा। सीपी के अनुसार 187% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया मैं। यहां से भी फ्रैक्शन वैल्यू कर दूं तो 4 कितना हो गया है, 5। इसका मतलब हो गया कि ये 32 और ये 75, मतलब 32 रुपया में जो सामान खरीदा गया था उसका 75 रुपया MRP लिखा गया। MP कितना हो गया, अंकित मूल्य 75, जबकि क्रय मूल्य कितना हो गया, 32। जो सामान 32 पे खरीदा गया था वो बिक कितने में रहा था, तो कहेंगे सर 7/8 का प्रॉफिट था। 7/8 का प्रॉफिट था, मतलब इसमें प्रॉफिट कितना था, 7/8, मतलब इसको बेचा कितना में जा रहा था, तो 15/8। यहां से भी देख लीजिए 15/8, इसका मतलब 15/8 इसका निकालेंगे तो आएगा 60 रुपया। इसका मतलब 60 रुपया में वो बेचा जा रहा था। सब कुछ अपने जगह पे सेट हो गया है। जो सवाल था उसके अनुसार से तीनों डेटा मैंने ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि और अंकित मूल्य में भी 500 रुपए की वृद्धि हुई है। छूट भी 25% हो गया। बहुत सारी कहानियां है, तब भी लाभ वही हमारा हो रहा है। इसका मतलब अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य 25% बढ़ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कहेंगे सर 40। 1/4 बढ़ गया, मतलब 8 रुपया बढ़ गया, तो 40 हो गया। लाभ इसको वही हो रहा है, कितने का, तो कहेंगे सर 87.5% का लाभ। पहले भी लाभ हो रहा था 8 में 7 का, मतलब 8 के सामान 15 में बिक रहा था, अब भी 8 के सामान 15 में बिकेगा। ध्यान से देखिएगा, 8 के सामान अगर 15 में बिकेगा तो 40 का सामान मतलब 5 गुना, मतलब 40 का सामान कितना में बिकेगा, तो कहेंगे 75 में बिकेगा। ये सवाल के अनुसार है, लाभ वही हो रहा है। अच्छा, छूट भी दिया हुआ 25% का। अब मुझे बताइए, अगर कोई सामान 75 में बिक रहा है तो 25% छूट पे, इसका मतलब ये 100 रुपये का दाम रहा होगा, तभी तो 25% छूट दिए होंगे, तो 75 में बिक रहा होगा, मतलब MRP भी हो गया 100 रुपये का। सवाल कर रहा है कि MRP जो है कितने बढ़ा गया है, 500 बढ़ा है। हमारे अनुसार से तो 25 ही बढ़ा है, तो 25 के वैल्यू कितना बोल रहा है सवाल, 500 रुपया। हमसे पूछ रहा है नया क्रय मूल्य, तो 25 का कितना गुना है, 3 गुना, तो 500 का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि नया विक्रय मूल्य कितने का होगा। क्लियर है? सब सवाल थोड़ा सा जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आपका एक तरीका होता है कि जो नंबर दिया रहता है, जो रुपया दिया रहता है, उसको सबसे लास्ट में पकड़े। उसके पहले जितना परसेंटेज का उतार चढ़ाव है, खेल है, उसको हम कंप्लीट कर ले। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 8 को आपके साथ बनाना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गेहूं का उत्पादन चावल की तुलना में 2.1/4 गुना है, लेकिन चावल का मूल्य गेहूं की तुलना में 1.1/4 गुना है। यदि कोई किसान चावल के स्थान पर गेहूं का उत्पादन करता तो उसकी आय में परिवर्तन क्या होगा। ये पूछ रहा है, इनकम विल चेंज बाई हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट से बढ़ जाएगा या कितना परसेंट से घट जाएगा, ये पूछ रहा है इनकम। तो आप मुझे बताइए, उत्पादन की बात हो रही है, मतलब क्विंटल होगा, केजी होगा, यही सब होगा, टन होगा। तो उत्पादन की बात करें तो हमारे सामने दो चीजें, एक गेहूं है और एक क्या है, चावल है। तो कह रहा है कि जो उत्पादन की बात है कि गेहूं का उत्पादन चावल की तुलना में 2.1/4 गुना है, मतलब 9/4 गुना है।
गेहूं की तुलना में 9/4 गुना है। किसकी तुलना में? गेहूं, चावल की तुलना में। मतलब चावल 4 है तो गेहूं 9 है। अब बात कर रहे हैं कि उसका मूल्य की बात हो रही है, दाम की बात हो रही है। मूल्य के बारे में बात कर रहा है कि जो चावल का मूल्य है गेहूं की तुलना में 5/4 है। 1/4 मतलब 5/4 है। किसके तुलना में? चावल की तुलना में। चावल का मूल्य गेहूं की तुलना में, गेहूं का कितना है? 4 है, तो चावल का कितना है? 5 है। यही बोल रहा है। बटा के नीचे वाला कौन सा होता है? जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं। क्लियर है? आप मुझे बताइए, हमसे पूछ रहा है कोई आदमी उपजाएगा तो उसको मार्केट से जब बेचेगा जाकर माल, जब वो गेहूं बेचेगा तो उसको 9 क्विंटल गेहूं हुआ है 4,000 के दर से या 400 के या 4 के दर से, तो 936 उसको मिलेगा और यहाँ पे 520 मिलेगा। इतना ही मिलेगा ना। मतलब अगर उसको टोटल पैसे की बात करें तो हमको 936 हो जाएगा और यहाँ पे 520 हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से काट सकते थे, तो 9 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे काटा। हमसे सवाल पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी, कोई किसान चावल के स्थान पर गेहूं उगाता है, मतलब 5 रुपया चावल उगाएगा तो सिर्फ 5 रुपया मिलेगा। अगर वो गेहूं उगाता है तो कितना प्रतिशत का फायदा होगा उसको, या कितना ज्यादा उसको, मतलब उसके आय में क्या परिवर्तन होगा? तो 5 गेहूं अगर बेचता तो 9 रुपया आता, अगर चावल बेचेगा तो 5 रुपया आएगा। चावल का उत्पादन 5 रुपया आ रहा है, गेहूं का उत्पादन 9, मतलब गेहूं का उत्पादन करने में 4 का उसको फायदा हो रहा है, जबकि चावल पे 5 ही हो रहा था। मतलब 5 पे 4 का फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज में उसका परिवर्तन कितना इनकम का हो जाएगा? 80% उसका इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 80% उसका इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट वस्तु की मुख्य लागत प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है। कच्चे माल की लागत 5:12 के अनुपात में और विनिर्माण व्यय 4:5 के अनुपात में बढ़ा है। वह वस्तु जिसकी कीमत मूल रूप से 6 रुपये थी, अब उसकी कीमत कितनी होगी? बड़े अच्छे समझिएगा, वस्तु का लागत मूल्य कच्चे माल का 3 गुना है। मतलब कच्चे माल जो है, अगर कच्चे माल 1 रुपये का है तो लागत मूल्य कितना होगा? 3 रुपये होगा। 3 गुना बोल रहा है, 1 का 3 गुना। जो लागत मूल्य है, द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। जो कॉस्टिंग इसकी है वो 3 रुपये की है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इन द रेशियो 5:12। रॉ मटेरियल है ये 5 से कितना हो गया है? 12 हो गया, इतना बढ़ गया है। फिर आगे बोल रहा है कि एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि जो बनावट में खर्चा आ रहा है, जो इसको विनिर्माण बोलते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर जो खर्चा आ रहा है वो कितना हो गया है? 4 से 5 हो गया। पहले जितना हो रहा होगा उससे अब 4 से 5 हो गया। ये खर्चा, एक गैप की बात कर रहा है। पहले देखिए 1 रुपया कच्चा माल का जिसका लागत मूल्य 3 रुपया, तो 2 रुपया तो खर्चा आ रहा है ना। सवाल कर रही है पहले 4 था तो कितना हो गया? 5 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि जिस सामान का, जिस वस्तु की कीमत 6 रुपए थी, अब उसकी कीमत कितनी है? तो आप मुझे बताइए वस्तु की कीमत कितने रुपए की है? 6 रुपए की ना। तो 6 रुपए की वस्तु की कीमत, तो हम बोल रहे हैं वस्तु की कीमत अगर 6 रुपये है तो इसका मतलब 2 रुपये का कच्चा माल लगा होगा, मतलब 4 रुपये क्या चीज के रहे होंगे? तो कहेंगे खर्चा जो बनाने का होगा वो 4 रुपये रहा होगा। इसका मतलब जो कल का 4 रुपया होगा वो आज का कितना रुपया हो गया? 5 रुपया। मतलब उस वस्तु पे 5 रुपया तो खर्चा आ जाएगा। जिसका कल दाम 6 रुपया था, आज उसको बनाने में 5 रुपया लग रहे हैं, क्योंकि कल उसको बनाने में कितने रुपए लग रहे थे? 4 रुपये लग रहे थे। ठीक। रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ा है। रॉ मटेरियल 5 से 12 हो गया, मतलब 1 से कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 12/5, जो कि आएगा 2.4। इसका मतलब 2 रुपया वाला रॉ मटेरियल अब 4.8 रुपया में मिल रहा होगा। और अगर 4.8 रुपया में आप रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं और बनाने पे खर्चा आपको 5 रुपये का पड़ रहा है, इसका मतलब उस सामान का टोटल खर्चा आपको कितना हो गया? तो कहेंगे 5, 4, 9.8, इतना रुपया उस सामान का अब दाम रखा जाएगा। कितना रखेगा उस सामान का दाम? 9.8 रुपया। फिर से बता रहा हूं एक बार कि 6 रुपये उसकी लागत अब हुई है। इसका मतलब वो खरीदा कितना में गया होगा? तो कहेंगे 3 गुना लागत है। मतलब इसका 1/3 में खरीदा गया होगा, 2 में कच्चे माल खरीदे गए होंगे। इसका मतलब 4 रुपये का उसको खर्चा लग रहा होगा बनाने में उस समय। अब आते हैं कि जो 4 रुपये उस समय लग रहा था, तो 5 रुपया लग रहा है खर्चा बनाने में, और उस समय जो 5 रुपया कच्चा माल था वो 12 रुपये में मिल रहा है। मतलब जो एक कच्चा माल था वो कितने मिल रहा था? 2.4। तो 2 रुपये में जो कच्चा माल उस समय मिल रहा था अब मिलेगा 4.8 रुपया में।
और 4.8 रुपए आपको कच्चा माल का दाम हो गया, 5 रुपए आपको बनाने पे खर्चा गया, तो 9.8 रुपए उसकी लागत में हुई कि नहीं हुई? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 शायद मैंने पहले डॉट वगैरह में भी एक सवाल कराया है, लेकिन अच्छा सवाल इसलिए आपके पास लेकर आया हूं। इस सवाल में कंफ्यूजन जो आपका होता है ना, वो कंफ्यूजन मुझे हटा देना। यहां से करा है, श्री बिल्लू 1 लाख के लिए एक जनरेटर खरीदता है और किराए पर देता है। वह रख रखाव और मरम्मत के लिए हर महीने के किराए का 12.5% अलग रखता है। करों के रूप में प्रति वर्ष 325 रुपए का भी भुगतान करता है और अपने निवेश पर सालाना 5.5% आय का एहसास करता अनुभव करता है। तो आपको बताना उसका मासिक किराया कितना था। बड़ा ही अच्छा सवाल है। इस सवाल का डेटा सेम डेटा के साथ ये मकान का भी बात पे आता है सवाल। ये आप देखे होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो देखिए इस सवाल में जहां कंफ्यूजन है वो ये कंफ्यूजन है ना कि जो लास्ट में जो बोल रहा है कि 5.5% आय सालाना ऐसा अनुभव करता है। इसका मतलब कि वो जितना में जनरेटर खरीदा उसका 5.5% उसको बचत हो जाता है कुल मिलाकर। लगता है कि उसको इतना रुपया मिला है हाथ में। चलिए अब आते हैं सवाल शुरू करने के। 1 लाख रुपए का जनरेटर है, 1 लाख रुपए का जनरेटर है। चलिए ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए के जनरेटर के लिए क्या होता है कि वो इस पे सालाना 12.5% क्या करता है, किराया जितना है मिलता है उसका 12.5% रख रखाव के लिए रख देता है और 325 रुपया सालाना पेमेंट करता इन टैक्स के रूप में। इसके बाद वो सालाना उसको लगता है कि 5.5% हमको बच रहा है। अगर इसका 5.5% सालाना उसको बच रहा होगा, इसका मतलब कितना बच रहा होगा, तो कहेंगे सर 5500 रुपया उसको हाथ में सालाना मिल रहा होगा। अगर वो टैक्स नहीं देता, आप मुझे बताइए, अगर वो टैक्स नहीं देता तो कहते 325 रुपया जो टैक्स वाला ये भी उसका बच जाता। इसका मतलब 5, 8 और 2, 5 इतना रुपया उसके हाथ में बच जाता। और ये बचता पैसा, अब मुझे बताइए कि जो भी रेंट आता उसका 12.5% क्या कर रहा था, वो जो भी रेंट आ रहा था उसका 12.5% क्या कर रहा था, किराए के हर महीने रख रखाव के लिए मरम्मत के लिए खर्चा कर दे रहा था। मतलब खर्चा करने के बाद उसके पास इतना पैसा और बचा है। जितना भी रेंट आया था, ध्यान रखना है, जितना रेंट आया था, जो रेंट उसका आया था उसका 12.5% आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1/8 मतलब 8 रुपया का रेंट था तो 1 रुपया वो खर्चा कर दे रहा था, मतलब 7 रुपया उसके पास बच रहा था। उस 7 रुपया में से इतना रुपया वो टैक्स दे रहा था। पूरे साल की बात कर रहा हूं, साल की, क्योंकि अगर 12.5% वो खर्चा कर रहा महीने पे तो साल पे भी 12.5% ही खर्चा करेगा। तो जो भी रेंट आ रहा था पूरे साल का उसके अनुसार से बात करेंगे तो सालाना, क्योंकि सालाना डेटा ये भी सालाना है, तो सालाना डेटा के अनुसार करें कि 8 रुपया अगर उसको रेंट मिल रहा था टोटल साल भर में, तो 1 रुपया तो खर्चा कर दे रहा था। इसका मतलब बच कितना रहा, तो कहेंगे सर 7 रुपया उसका बच रहा था हाथ में। ये 7 रुपया ही तो उसके हाथ में था, जिसमें से 325 रुपया टैक्स दे दिया और जो बचा वो कहा 5500 रुपया और बचा है। मतलब अगर ये पूरा की बात करें तो ये 7 ही तो है, यही तो उसके पास बच रहा था। जितना भी रेंट आ रहा था उसका 7 ही तो उसके पास बच रहा था। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, इतना बटे 7। ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू, और 8 यूनिट उसका रेंट था तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई 5 8 2 5 बटे 7 गुने 8। और इस सालाना कैलकुलेट किया हूं, अगर महीने की बात करेंगे तो इसको 12 से भाग कर देंगे। अब जो रुपया आएगा ये लगभग आप शुरू कीजिएगा तो 554 रुपया 76 पैसा आएगा। इतना रुपया उसका क्या हो जाएगा, महीने का रेंट। जो गाड़ी मतलब जनरेटर जो रेंट पे लगाया वहां से उसको इतना रुपया आ रहा था और इसी रेंट में से वो बेचारा इतना रुपया पॉकेट में बच जा रहा था, इतना टैक्स दे रहा था और बाकी जो 1/8 है इसका 1/8 जो है वो हर महीने खर्चा करता रहा था रख रखाव पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा लागत मूल्य और किसी वस्तु का अंकित मूल्य का अनुपात 2 और 3 है और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट का अनुपात 3 और 2 है। बड़ा अच्छा सा सवाल है। तो छूट प्रतिशत क्या है, कहने का मतलब लागत मूल्य और किसी वस्तु का अंकित मूल्य का अनुपात 2 और 3 है। लागत मूल्य यहां पे होगा, अंकित मूल्य यहां पे होगा और इसका अनुपात दिया हुआ कितना है, 2 और 3 है, मतलब 2 यहां है और 3 यहां है। बड़े अच्छे समझिएगा। और प्रतिशत लाभ प्रतिशत छूट का अनुपात 3 और 2 है। प्रतिशत लाभ कितना है, 3 है और प्रतिशत छूट 2 है। ये छूट वाला है, मतलब इस एक साथ है, ये रेशियो एक साथ है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट का अनुपात 3:2 है। तो छूट प्रतिशत क्या है हमको बताना है, कितना डिस्काउंट परसेंट है।
यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल में आप मुझे बताइए सक्सेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा। आप यहां से अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50% बढ़ा है कि नहीं। देखिए तो ध्यान से 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा है और 2 पे 1 बढ़ना मतलब 50% यहाँ बढ़ा है। मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया 2x% छूट है, तो आप कहेंगे फिर 3x% लाभ हो जाएगा। तो सीपी को बढ़ाकर एमपी लिखा गया, एमपी को बढ़ाकर डिस्काउंट दिया गया और इसके बाद आपको पता चला कि 3x% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100% वाला जो फॉर्मूला होता है ये वाला। ये आपको इस तरह के सवाल में बड़ा ही कैलकुलेशन को इजी कर देगा, कैलकुलेशन इजी करेगा। मैंने बताया था फॉर्मूला रखना है क्योंकि वो इजी करता है कैलकुलेशन कुछ कुछ जगह पे। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि 50% पहले बढ़ा, फिर 2x% घट गया, फाइनली 50 गुने 2x बटे 100 ये हो गया। इतना प्रतिशत का टोटल क्या हो गया, बदलाव हो गया। और इतना ही प्रतिशत को तो फायदा बोलते हैं, जितना प्रतिशत बदलेगा वो फायदा आ जाएगा 3x%। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 50 गुना 100 और 2x 3x और माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 6x और 6x की वैल्यू 50 है, हमें निकालना है डिस्काउंट 2x की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 50 बटे 3, इसका मतलब 16.2/3%। चूंकि परसेंटेज में है तो ऐसा नहीं करना, इधर परसेंटेज लगा देंगे, हमें यही निकालना है 2x% की वैल्यू कितना परसेंट हो गया। क्लियर है। अगर इसके अलावा कुछ और मेथड लेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आइए मेरे साथ कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका 12। क्या है क्वेश्चन, कह रहा एक व्यापारी 400 रुपया में 20 किलो चीनी बेचता है। एक ग्राहक 20% का छूट मांगता है और वह इसके लिए सहमत हो जाता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 4% कम चीनी देता है। बोल रहा ग्राहक को कितना प्रभावी छूट मिला, ग्राहक को कितना प्रभावी छूट मिला। तो इस तरीके के सवाल में आपको करना क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो बेईमान विक्रेता वाला सवाल नहीं आ रहा है, सक्सेसिव का आ रहा ना, तो लगाते हैं फिर। आइए मेरे साथ। तो 20% का छूट ग्राहक मांग रहा, मतलब जो मैं दुकानदार हूं तो मैं 20% का छूट दूंगा, मतलब 5 के सामान को कितने में बेचूंगा, 4 में। क्लियर है। चलिए इसके बाद मैं दुकानदार हूं, मैं एक चीटिंग कर रहा हूं कि 1 किलो के बजाय वह 4% चीनी कम दे रहा है। तो 4% मतलब 1/25 होता है, मतलब पैसा 25 का मैं ले रहा हूं लेकिन चीनी कितने का दे रहा हूं, मात्र 24 का। एक कम 25 में एक बेईमानी हो जा रही है, मतलब माल जो मेरा लगा हुआ है चीनी का वो 24 ग्राम चीनी का ही लगा हुआ है, 24 यूनिट का ही लगा हुआ है, जबकि हम कस्टमर से 25 यूनिट का पैसा ले रहे हैं क्योंकि 1% चीटिंग कर ले रहे हैं। इसका मतलब जो चीनी कल 5 से काट दीजिए और ये 6 से काट दीजिए, जो चीनी 6 रुपये मेरी खर्चे पड़ रहे थे, मतलब एमआरपी के अनुसार, यहाँ एमआरपी से चल रहा है क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, जिस चीनी का प्राइस 6 रुपये था वो 5 रुपये में बेचा जा रहा है। मतलब कितना कम किया जा रहा है, 1 का। मतलब कितना कम हो गया, 1/6 का। मतलब परसेंटेज में कितना, तो कहेंगे 16.2/3% का कम हो गया। और जो कम होगा यही तो डिस्काउंट है, इसी को तो बोलते हैं छूट। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कर एक व्यक्ति कुछ कुर्सियों को खरीदना चाहता था जिसकी लागत प्रत्येक 200 रुपए थी। मतलब प्रत्येक कुर्सी का दाम 200 रुपए था, उस कुर्सी को खरीदना चाह रहा था। कुछ कुर्सी, कितना कुर्सी पता नहीं, विक्रेता उसे एक छूट प्रदान करता ताकि 12 कुर्सियां खरीदने पर व्यक्ति को 10 कुर्सियों के दाम और बाकी 2 कुर्सियां प्रत्येक 80 के हिसाब से भुगतान करना होगा, तो छूट प्रतिशत कितना है। मतलब 200 रुपये कुर्सी का दाम था, कुर्सी का दाम कितना था, 200 रुपये। उसके पास जो ऑफर मिला था कि 12 कुर्सी अगर खरीदते हो तो 10 कुर्सी का दाम देना पड़ेगा और 2 कुर्सी 80 रुपए से देना पड़ेगा। मतलब टोटल 10 कुर्सी, देखिएगा ध्यान से, 10 कुर्सी का पूरा पेमेंट करेगा, 10 कुर्सी का फुल पेमेंट करेगा और 2 कुर्सी पे क्या करेगा, वो सिर्फ 80 का पेमेंट हो रहा है। मतलब कितने का पेमेंट नहीं हो रहा है, 120 का पेमेंट नहीं हो रहा है एक कुर्सी के लिए, तो 2 कुर्सी के लिए 240 रुपया का पेमेंट नहीं हो रहा है। इतना ही इसको बेनिफिट मिला है। कितने का, 240 रुपया इसको कम पे करना पड़ा है, जबकि टोटल कॉस्टिंग कितनी की आई है,
तो 12 कुर्सी की कॉस्टिंग 200 रुपए से कितना हो जाता है, 2400 रुपए का। इसका मतलब कितना इसको कम पड़ा है पेमेंट करना, तो कहेंगे 10 का कम पड़ा है, मतलब 10% का इसको डिस्काउंट कह सकते हैं मिला था, इनडायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिला था। अब आ रहे हैं एक नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। इस सवाल को हम करेंगे, देखते हैं कितना सवाल इंक्लूड कर पाते हैं। कोशिश मेरी है एक सवाल और इंक्लूड करो इसमें। आपको इस तरह का क्लास एक और मिलेगा, कम से कम एक और मिलेगा, 1 से 2 भी मिल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं, किस तरीके से इसके होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट्स बना रहे हैं या फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो हम मिस हो जाएंगे। थोड़ी तो नींद मुझे भी आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि 10 किलो चावल का मूल्य 20 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है, 25 किलो गेहूं का मूल्य 2 किलो चाय के मूल्य के बराबर है और 5 किलो चाय के मूल्य 25 किलो चीनी के मूल्य के बराबर है। अगर 4 किलो चावल का मूल्य 32 रुपया है तो 6 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। सवाल में सिर्फ रिलेशन एक के साथ दूसरी जगह गया है, तो मैं इस काम करते हैं, 10 किलो राइस ले लेते हैं। 10 किलो राइस का मूल्य बोल रहा है किसके बराबर है, 20 किलो गेहूं के बराबर, व्हीट के बराबर। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, फिर बहुत लोगों को शिकायत आती है। तो 10 किलो चावल ले लिया और किसके बराबर कर दिया, 20 किलो गेहूं के बराबर कर दिया। आगे बोल रहा है कि 25 किलो गेहूं, तो 25 किलो गेहूं ले लिया और ये किसके बराबर कर रहा है, 2 किलो चाय। आगे बढ़ रहे हैं तो बोल रहा है 5 किलो चाय, 5 किलो चाय जो है ये 25 किलो चीनी के बराबर बोल रहा है। हमें एक बात कही गई है कि 4 किलो चावल का मूल्य 32 रुपया है, तो यहां से हम देख रहे हैं ध्यान से, अगर चाहे तो इसको कंटिन्यू यहां से यहाँ कनेक्ट करके पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप रेशियो लेके पहुंच सकते हैं, कैसे भी पहुंच सकते हैं। अगर यहां से आप इसको काट देते हैं तो कहेंगे 1 किलो चावल का मूल्य 2 किलो गेहूं के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया 4 किलो चावल का मूल्य 8 किलो गेहूं के बराबर होगा कि नहीं। और चावल का मूल्य, 4 किलो चावल का मूल्य दिया हुआ है 32 रुपया, ध्यान रखना है 4 किलो चावल का मूल्य 32 रुपया, तो 1 किलो का 8 रुपया हम बोल सकते हैं। हाँ यहां से चलिए इसी को रहने देते हैं, 20 था और ये 10 था, इसी को डेटा को ले लेते हैं, इसको इससे काट दिया तो 1 किलो का कितना दाम हो गया, 8 रुपया। 4 किलो चावल का मूल्य कितना है, 32 रुपया, तो 1 किलो का 8 रुपया, तो 1 किलो चावल का मूल्य 8 रुपया, तो 2 किलो चावल का मूल्य 8 रुपया, तो 1 किलो चावल का मूल्य 4 रुपया, तो 25 किलो चावल का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। इसका मतलब यहां से कितना आ गया, 50 रुपया एक चाय का, 1 किलो चाय का 50 रुपया। और हमसे पूछ रहा 6 केजी चीनी का मूल्य ना, तो 1 केजी चाय का हो गया 50 रुपया, तो 5 केजी चाय का हो जाएगा 250 रुपया, और 5 केजी चाय मतलब 25 केजी चीनी, इसका मतलब 1 केजी चीनी का 10 रुपया, तो 6 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया। कोई कंफ्यूजन? आप इसको रेशियो से भी ले सकते हैं, रेशियो से लेके करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से चावल ले लिया, यहां से गेहूं ले लिया, यहां से आपका चाय ले लिया और यहां से आपका चीनी ले लिया। यहां से देखिए कि कह रहा है कि चावल 10 किलो लिया है और गेहूं 20 किलो लिया है, तो चावल हो जाएगा 20 और गेहूं हो जाएगा 10, तो चावल हो जाएगा 2 और गेहूं हो जाएगा 1, काट दिया 0 0 मैंने। यहाँ पे आया तो गेहूं हमारा 2 हो गया, तो गेहूं 2 हो गया, तो ये 2 और चावल चाय कितना हो गया, 25। आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहां से इसको काट दे रहे हैं, चाय कितना हो गया 25, चलिए यहाँ पे सेट है, चाय 25 है, तो चीनी कितना हो जाएगा 5, तो ये एक ही साथ मैच कर गया। इसको 2 से गुना कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो अनुपात निकल कर आ गया सबका। अब हमें चाहिए चावल और गेहूं का रिश्ता, तो इस बीच वाले को हटाइए और यहां से क्या कहेंगे कि चावल 5 यूनिट चावल ले लेंगे, उसका दाम 4 केजी चीनी के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि 4 केजी चावल का मूल्य 32 रुपया, तो 1 केजी चावल का मूल्य 8 रुपया, तो हमारा 5 केजी चावल का मूल्य 40 रुपया, तो 5 केजी चावल का मूल्य 40 रुपया मतलब 4 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपया, तो 4 से 4 कटा 1 केजी चीनी का मूल्य 10 रुपया, और हमसे बोल रहा था 6 केजी चीनी का मूल्य, तो हम कहेंगे 60 रुपया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए एक सवाल हम और ले रहे हैं, एक अच्छा सा सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्लास के बाद हम बाकी के सवाल नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे।
तब तक आप वीडियो देखिएगा और हमें बताइएगा जरूर। सवाल कर रहा है कि एक कंपनी है जो 20% छूट देता है, एक कंपनी 20% छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। इसके अलावा यह उत्पादन लागत में 10% की वृद्धि करता है और नई मूल्य सूची जारी करता है जो पिछले की तुलना में 25% अधिक है। यदि कंपनी पहले की तरह ही छूट देगी तो बढ़ी उत्पादन लागत पर उसका लाभ क्या है? इसका मतलब एक कंपनी जो 20% का छूट दे रहा है। देखिए, इस सवाल को मैं इस पैटर्न पे ले जाकर बना रहा हूं, इस सवाल को इसी पैटर्न पे बना रहा हूं। तो कह रहा है कि 20% के छूट दे रहा है, मतलब 5 पे कितने का छूट दे रहा है? 1 का, मतलब बेच कितने में रहा है? तो 4 में। ये छूट के अनुसार हो गया। 25% का लाभ कमा रहा, मतलब 1/4 का लाभ कमा रहा, मतलब 4 के सामान को कितने में बेच रहा? तो कहेंगे 5 में। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 5 से गुना कर देंगे तो 25 और इसको 4 से गुना कर देंगे तो 16। मतलब 16 में जो सामान खरीदा गया था वो बिक कितने में रहा है? तो कहेंगे सर 20 में, जबकि 16 के सामान का एमआरपी कितना लिखा गया है? 25 लिखा गया है। आप चाहिए तो 16 का देख लीजिए, 25% निकाल देंगे अगर 16 का, तो कितना आ जाएगा? 4 रुपया आ जाएगा। 4 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है। देखिए 20 रुपया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह उत्पादन लागत में 10% की वृद्धि करता है। उत्पादन लागत में 10% की वृद्धि करता है, मतलब जो उसको पैसा खर्चा हो रहा था उसमें 10% बढ़ा दे रहा है। उत्पादन लागत मतलब इसी पे 10% बढ़ा दे रहा है। अब इसका खर्चा हो रहा है 1.6 प्लस होकर, मतलब 17.6 का। 10% क्या हो गया? उत्पादन में वृद्धि हो गई। नई मूल्य सूची जारी करता है जो पिछले की तुलना में 25% अधिक है। अगर इसमें 25% बढ़ाएगा तो 25 का 25% कितना होता है? प्लस 6.25। ये नया मूल्य सूची उसका हो गया, जिसको आप कहेंगे 31.25। इतना रुपया वो नया मूल्य सूची जारी करता है। यदि कंपनी पहले की तरह ही छूट देती है, छूट भी पहले की तरह दे रहा है, इसका मतलब कितना छूट दे रहा है? तो कहेंगे पहले 20%, मतलब 5 में 1 का छूट दे रहा है। तो इसका मतलब देखिए कितना छूट हो रहा है? 5 में 1 का छूट दे रहा है। तो यहां से अगर निकालेंगे 1/5 तो आपको आएगा 6.25 का छूट, मतलब ये सामान बिक रहा है कितने में? 25 में। इसका छूट निकालेंगे 20%, तो कितना आ जाएगा? 6.25। तो इसी में से 6.25 जोड़कर बढ़ाया गया था, उतना ही माइनस कर दिया, मतलब 25 में बिक रहा सामान। अब बात क्या हो रही है? पूछ रहा है हमसे कि नया जो बढ़ी हुई जो उत्पादन लागत है उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? तो 17.6 रुपया के खरीद पे उस 25 रुपया में बेच रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 7.4 का उसको फायदा हो रहा है कि नहीं? और कितने पे? 17.6 पे। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? तो इसको लगभग आप निकालेंगे तो जो लगभग आएगा, ये देखिएगा 7 दूना 14, हमारे हिसाब से लगभग आएगा 42% का इसका आना चाहिए। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सीजे लेवल का, एसएससी का हार्ड लेवल सवाल है। ये सब आपको बनाने आना चाहिए। आपको अगर सीजे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करना है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप इस पे थोड़ा सा रिवर्क कीजिएगा और असाइनमेंट जिनको नहीं है आप मैसेज कर दीजिएगा, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल लेकर आऊंगा, आपको प्रॉफिट लॉस से कुछ और सवाल लेकर आऊंगा और उसके लिए आपका इंतजार रहेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।